टू क्लास 10th सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उसका हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फेडरलिज्म। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कितना कवर कर रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करें और लास्ट तक देखें। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे जिससे आपकी नॉलेज में थोड़ा बूस्ट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, तो इसमें थोड़ा हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि व्हाट इज फेडरलिज्म। इसकी फर्स्ट हेडिंग भी यही पड़ी है, व्हाट इज फेडरलिज्म। तो चलिए हम इसमें देखते हैं व्हाट इज फेडरलिज्म। इसमें लिखा है कि लेट अस गेट बैक टू अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। मतलब इसमें ये बताया गया है कि पिछले चैप्टर यानी कि पावर शेयरिंग में हमने देखा था श्रीलंका और बेल्जियम एक दो अलग अलग तरह के एग्जाम्पल आपको दिए गए थे, जिसमें आपको श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में बताया गया था। उसके बाद लिखा है यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वॉज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिव दैट पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट। फिर इसमें ये बताया गया है कि आपने एक अलग तरह की चीज़ देखी थी कि बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बदलाव करके कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स थी उनको स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया था। स्टेट यानी कि रीजनल गवर्नमेंट, कहीं रीजनल कहते हैं कहीं स्टेट कहते हैं। रीजनल गवर्नमेंट existed in the Belgium even earlier, they had their role and powers। मतलब जब उनको कॉन्स्टिट्यूशनली पावर नहीं दी गई थी उससे पहले भी बेल्जियम के अंदर रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी, यानी कि पहले से उपस्थित थी। दे हैड देयर रोल एंड पावर, उनके कुछ अलग रोल थे और कुछ पावर थे, बट ऑल दीज पावर वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इसमें यह समझाया गया है कि बेल्जियम के अंदर पहले से ही एक रीजनल गवर्नमेंट थी जब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं दिया गया था, पर जब उसके पास जो पहले से जो पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट से थी। मतलब जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरेस्ट ये था कि ये रीजनल गवर्नमेंट रहे, तब तक तो वो रीजनल गवर्नमेंट रहेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भाई हम रीजनल गवर्नमेंट को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब हम नहीं रखना चाहते रीजनल गवर्नमेंट को, तब वो सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट को हटा सकती है। पर हुआ जिसमें बाद में ये कि द चेंजेस टुक प्लेस इन 1993 वाज दैट द रीजनल गवर्नमेंट were given constitutional power that no longer dependent on the central government। मतलब अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज करके ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब उनको हटा नहीं सकती अपने हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि संविधान ने अब उनको इस बात की पावर दे रखी है कि आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह, ठीक है, इलेक्टेड होकर आएंगे, यानी कि जनता के द्वारा वोट डालकर आपको भी चुना जाएगा। पहले क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही मतलब उनको सिलेक्ट करती थी कौन मतलब रीजनल गवर्नमेंट में रहेगा और कौन रीजनल गवर्नमेंट में नहीं रहेगा। तो आपने यहाँ पर एक चेंज देखा कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट से रीजनल गवर्नमेंट होती थी और अब जनता के सपोर्ट से रीजनल गवर्नमेंट हो रही है। दस द बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपने यहाँ पे यूनिटरी और फेडरल का एग्जाम्पल देख लिया। कैसा एग्जाम्पल? कि यूनिटरी का मतलब होता है एक और फेडरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा क्या गवर्नमेंट। ठीक, तो यूनिटरी कब होती है? जब देश के अंदर एक ही तरह की सरकार होगी तो वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा या यूनिटरी सिस्टम कहलाएगा। और जब एक से ज़्यादा गवर्नमेंट रहेंगी हमारे देश के अंदर तो वो फेडरल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, यानी कि हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं जब हमारे देश में या किसी अन्य देश में एक से ज़्यादा सरकारें होती हैं तो वो देश एक फेडरल कंट्री कहलाता है। तो आपने देखा था श्रीलंका और बेल्जियम, फिर से उसमें एक एग्जाम्पल मतलब इसी को लेकर आपको समझाया जाएगा कि श्रीलंका कंटिन्यू टू बी ए, इसमें लिखा है फॉर ऑल प्रैक्टिस पर्पज ए यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर। यानी कि श्रीलंका और बेल्जियम के बीच में जो बेसिक डिफरेंस ये रहा कि बेल्जियम ने अपने आप को फेडरल गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया था और श्रीलंका ने अपने आप को फेडरल में कन्वर्ट नहीं किया था, क्योंकि उनके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो थी सिनाला और तमिल की। तो वो जो कुछ भी थे वो सिनाला को सपोर्ट कर रहे थे, तमिल को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बी ए फेडरल सिस्टम, और तमिल लीडर्स ये चाहते थे कि श्रीलंका क्या बन जाए, एक फेडरल सिस्टम बन जाए, पर वो फेडरल सिस्टम नहीं बन पाया। तो अब यहाँ पर फेडरलिज्म की डेफिनेशन को क्लियर किया गया है, आप सभी देखेंगे और नोट भी कर लेंगे, नोट्स में हेल्प करने वाली है। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड अ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री।
यानी कि पावर को क्या करना, डिवाइड करना ही फेडरलिज्म कहलाता है। यूजुअली ए फेडरेशन हैज़ द टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जनरली जो फेडरेशन में दो लेवल, कम से कम दो लेवल होंगे, पर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। One is the government for the entire country that is usually responsible for the subjects, is usually responsible for the subjects of the common interest। ठीक है, एक तो होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, और इसके बाद भी कई और भी अथॉरिटीज़ हो सकती हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपको परमिशन दे रखा है। जैसे इंडिया में स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था तो टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। पर कुछ समय बाद यानी कि 1992 में हमारे पास एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई जिसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। यानी कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर तीन तरह की सरकारें ऑपरेट कर रही हैं। इस मैप को आपको अच्छे से देखना है। इस मैप के ऊपर पिछले साल टर्म 1 में एक क्वेश्चन आ चुका है। ये मैप आपको दिया गया है जो रेड कुछ मतलब कुछ पोर्शन आपको रेड दिख रहा है। तो जो रेड दिख रहा है तो इसमें ये नीचे लिखा भी है, थ्रो ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड्स 92 कंट्रीज हैव द फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि दुनिया के 192 देशों में से केवल 25 देश ऐसे हैं जिनके पास फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। फेडरल का मतलब होता है यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट दो तरह की सरकारें होंगी कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जिस्ट करने वाली, मतलब संविधान में लिखी है उनके यहाँ पर। देयर सिटीजन्स मेक अप टू 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और इन 25 देशों के जो नागरिक हैं दुनिया के 40% जनसंख्या का हिस्सा बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फेडरेशन, यानी कि दुनिया के सभी बड़े देश जनरली आज की डेट में फेडरल कंट्रीज हैं। यू कैन नोटिस एन एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल्स इन दिस मैप। ठीक है, आप इस रूल में आप कुछ एक्सेप्शंस देख सकते हैं जो भी इसमें आप इन सभी देशों के नाम एक बार आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि पिछले साल जब टर्म 1 हुआ था उसमें पूछ लिया था रसिया वगैरह करके ऐसे ही कुछ आया था, कुछ क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा पर इतना पता है कि क्वेश्चन आया था। ठीक है, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इथोपिया, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मलेशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी मतलब जो देश हैं, रसिया, ये सभी देश जो हैं वो क्या है, एक फेडरल गवर्नमेंट चलाने वाले देश हैं। यानी कि यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रकार की सरकारें हैं जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी हैं। वेनेजुला भी है। तो इस तरह से करीब 25 देश ऐसे हैं जिनके पास फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक, अब आप इसमें आप पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो आपको मतलब समझने में मिलेगा कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो सबऑर्डिनेट नहीं होती है। ठीक है, दोनों के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, अपने हिसाब से मतलब कोई भी फैसले कर सकते हैं। तो सबसे काम की बात जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ वो ये देखेंगे कि हम कि देयर इज ए टू और मोर सॉरी की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म यानी कि हमारे पास यहाँ पे 7 टाइप्स के की फीचर्स दे रखे हैं। कितने टाइप के दे रखे हैं? 7 टाइप के की फीचर्स दे रखे हैं। ये 7 पॉइंट आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहला जो की फीचर है उसमें लिखा है कि देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पहला पॉइंट है कि फेडरल गवर्नमेंट कब होगी? जब वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लेवल की सरकारें होंगी। उन सभी के अपने अपने ज्यूरिडिक्शन होंगे, यानी कि सिटीजन्स तो सेम होंगे, जैसे इसमें लिखा है सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज़ देयर ओन ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है न्यायिक क्षेत्र, उनका या आधिकारिक क्षेत्र अपना अलग अलग होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हर एग्जाम्पल देते हैं एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा मतलब फील्ड है जिस पर स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने अपने लॉ बना सकती है। ठीक है, एजुकेशन के लिए तो ये दोनों मतलब दोनों के लिए सिटीजन क्या है, सेम है, और उनके ज्यूरिडिक्शन कैसे हैं, अलग अलग है। टैक्सेशन अलग अलग होगा, लेजिस्लेशन अलग अलग होगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग अलग होगा। थर्ड पॉइंट में लिखा है द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द respective level of the tier government are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of the government is constitutionally guaranteed। मतलब उनके जो रेस्पेक्टिव लेवल एंड टायर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि उनके बारे में सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। ज्यूरिडिक्शन भी लिखे हैं कि कौन सी गवर्नमेंट, अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारे मतलब डिफेंस सेक्टर में कोई भी मतलब काम नहीं कर सकती। काम नहीं कर सकती मतलब है जो भी फैसला लेगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, मतलब फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मतलब बनाई जाएंगी। फॉरेन पॉलिसी से मतलब है कि हम किस देश से क्या मतलब खरीदें, क्या बेचें, या किस देश से कैसा कैसा अपने व्यवहार रखें, तो ये सब सेंट्रल को देखना है, स्टेट नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ठीक है, सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड।
थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में लिखा है द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय द वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल प्रोविजंस लिखे हैं वो किसी एक सरकार के द्वारा नहीं बदले जा सकते हैं। सच चेंजेस रिक्वायर द कंस्टेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे सपोज दैट कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके कुछ उसमें और बदलाव करना है या कुछ भी एक्स वाई जेड, तो वो अपने आप अकेले नहीं कर सकते हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट की भी थोड़ी बहुत परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके कई सारे फैक्टर होते हैं, कोई एक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, बस आपके समझने के लिए इसमें बताया गया है। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि कोई भी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, अगर जैसे सेंट्रल में अलग सरकार चल रही है, स्टेट में कोई अलग सरकार चल रही है, तो दोनों में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको कौन डिसाइड करेगा? कि वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज ए एम्पायर। यानी कि जो हमारे देश का सबसे मतलब हाईएस्ट कोर्ट है उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। वो एम्पायर की तरह काम करेगा, वो डिसीजन देगा कि स्टेट सही है या सेंट्रल सही है। इफ द डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पावर, अगर कोई भी पावर को वॉलेट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यानी कि फाइनेंशियली डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंट करने के लिए सभी के अपने अपने सोर्स क्लियर किए गए हैं कि कौन सरकार कहाँ से कितना पैसा एक्सेप्ट करेगी। और सेवन्थ पॉइंट में है फेडरल सिस्टम। तो यहाँ पर डुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फेडरल सिस्टम का मतलब इसमें ये समझाया गया है कि एक क्वेश्चन इस पर आ चुका है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि छोटे छोटे स्टेट्स आके एक साथ ज्वाइन करते हैं और एक नया देश बनाते हैं। फॉर एग्जांपल में दे रखा है यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी कि स्टेट अपनी मर्जी से यहाँ पर खुद आए और उन्होंने एक देश की फॉर्मेशन कर दी, तो जिसको कहते हैं कमिंग टुगेदर। आना, कम माने आना। सेकेंड है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर का मतलब है कि मतलब जो स्टेट्स हैं वो एक साथ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एक देश ने क्या किया, उन सबको अपने साथ होल्ड कर लिया, अपने साथ पकड़ के रख लिया। ठीक है, और उनसे कह दिया कि आज से तुम हमारे देश के स्टेट हो जाओगे। ठीक है, तो वो होल्डिंग टुगेदर है। होल्डिंग टुगेदर में मतलब सेकंड कैटेगरी है, जिसके एग्जांपल दे रखे हैं कि मतलब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से दे रखे हैं, जैसे इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, इसके एग्जाम्पल होंगे किसके? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के। कि यहाँ पर स्टेट ने अपनी इच्छा से नहीं बल्कि सेंट्रल ने या मतलब सुप्रीम पावर मतलब हाईएस्ट पावर ने इन सभी स्टेटों को अपने पास पकड़ के रखा है। कोई भी स्टेट यहाँ से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी स्टेट यहाँ से अलग नहीं हो सकता। तो आई होप कि हमने आपको ये जुरिडिक्शन के बारे में ये बताया गया है, तो आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराया है। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट में बताएं, उसको थोड़ा और स्पेसिफाई क्लियर किया जाएगा। इस पॉइंट को जरूर देखेंगे, मैप को, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट भी इसका आएगा जल्द ही।